हेलो, नाइन्थ साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आ गए हैं सीधे आपका जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी की बुक निकाले हैं आप, बहुत ही मज़ेदार है। एनसीईआरटी की बुक निकालेंगे और अभ्यास प्रश्न करेंगे। सबसे लास्ट में जो प्रश्न दे रखे हैं वो हम आज करने जा रहे हैं। सारे के सारे हमने जो पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं, अंदर की ओर आते हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे कर लिए हैं। आपको यदि इसका अंदाज़ नहीं लग रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जा करके उसको चेक कर सकते हैं, वहाँ से वीडियो उठा करके अपना नोट कर सकते हैं और सारे का सारा वर्क आप नोट करिएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको याद करने में भी, और एग्जाम में टाइम में सब कुछ लिख देंगे, मुझे ये विश्वास है। तो आइए आज का अभ्यास प्रश्न निकालें, एनसीईआरटी की बुक निकाल करके और उस प्रश्न को पढ़ें। अब पढ़ करके तब मालूम करें, तब यहाँ पर हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न कर लेते हैं आज का। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। देखो भाई, पहला प्रश्न तो ये है, इसके दो ऑप्शन है। एक नंबर है 300 केल्विन और 573 केल्विन। इन पैमानों पर ताप दे रखा है, केल्विन में और सेल्सियस में बदलवा रहा है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, यहाँ 373। तो ये तो डिग्री सेल्सियस में दिया है तापमान, केल्विन में बदलना है, और ये केल्विन में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में बदलना है। बहुत बार क्वेश्चन आता है आपको, तो एक ही फार्मूला हमने पहले भी क्वेश्चन किया है। क्या है? K बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ये फार्मूला था। तो यहाँ पर 273 जो है वो उसमें नंबर है केल्विन पैमाने पर, तो ये केल्विन पैमाना छोटा है डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 के बराबर होता है। अर्थात जो खर्च करने पड़ते हैं, 273 खर्च करने पड़ते हैं, तब वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर आता है केल्विन पैमाना, क्योंकि छोटा है भाई। तो कहिए, आइए देख लेते हैं। इसका फार्मूला मैं लिख करके आपको बताता हूँ कैसे कैसे करना है। हालांकि यहाँ K बराबर 273 प्लस 13, तो हम शब्दों में लिख दें तो ज़्यादा मज़ा आएगा लिखने में। क्या लिखेंगे? केल्विन में ताप, ऐसा लिखो भाई, में ताप। तो आपको आइडिया रहेगा, ये केल्विन में दिया है तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा केल्विन बराबर 273 नंबर खर्च होते हैं, ठीक है, केल्विन के, तब वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर आता है, प्लस सेल्सियस में ताप, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, तो लिख देते हैं यहाँ 300 केल्विन, केल्विन की जगह मैं 300 लिख देता हूँ, बस 300 मैंने लिख दिया, ये सही है, बराबर 273 प्लस सेल्सियस निकल जाएगा, ठीक है, सेल्सियस में ताप आ जाएगा, में ताप थोड़ा लंबा लिखना पड़ रहा है मुझे, और 273 यहाँ आएगा ना, आएगा तो क्या लिखेंगे हम, 300 माइनस 273। बहुत ज़्यादा इजी है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। सेल्सियस में ताप आ जाएगा। अब ये कितना आ गया भाई? देखो 300 में से 273 घटाएंगे तो 27 बच जाएंगे, सही बात है ना। 27 डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे हम ये ताप। सेल्सियस में कितना आ गया ये? सेल्सियस पूरा लिख लो, कोई बात ना, अब तो मैंने लिख दिया। सेल्सियस में ताप आ गया 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाता है। चाहे सीधा करके लिखते हैं या करके लिखो, सेल्सियस में ताप कितना बताएंगे हम? 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी तरह से इस सवाल को करेंगे हम जल्दी जल्दी। यही इस केल्विन में हम लिखेंगे सूत्र, केल्विन में ताप बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस में है, सेल्सियस में ताप लिख लें आप, सेल्सियस में ताप, वही फार्मूला हम लिख रहे हैं, उधर वाला कुछ नहीं लिखेंगे। केल्विन में कितना दिया? 573 दिया है, 573 बराबर 273 प्लस सेल्सियस में, ठीक है, सेल्सियस में ताप
हम निकल कर आएगा सेल्सियस में ताप कैसे निकालें, अब ये इधर आ जाएगा 573, सही है भाई। 273 घटा देंगे तो ये किस में निकलेगा, ये सेल्सियस में निकल जाएगा, में ताप कितना आ जाएगा 573 जीरो में हो गया 3 3 जीरो हो गया, 7 में 7 का टी, और ये कितना आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये किस में आ गया ताप, सेल्सियस में आ गया है। तो लिखें या सेल्सियस, सीधा करके लिख देते हैं और कुछ नहीं मतलब है मेरा। सेल्सियस में ताप कितना हो गया 300 डिग्री सेल्सियस। अब देखो मैं यहाँ पर जो पूरा फार्मूला शब्द यूज़ किए हैं कोई ज़रूर नहीं है मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। जल्दी करने के लिए आप अपनी नोटबुक में जब करेंगे तो पूरा ही शब्द यूज़ करेंगे, मैं छोटा सा शब्द यूज़ कर ले रहा हूँ। तो इसका आंसर आपका 300 डिग्री सेल्सियस और इसका आ गया आपका 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब अगला देखेंगे, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन, अब इसकी बार हमने केल्विन में बदलना है, कोई बात नहीं, फार्मूला आपको यही लगाना है, बिल्कुल ईजी है। क्या लिखेंगे, केल्विन में ताप, बिल्कुल इसी तरह से 273 प्लस सेल्सियस में ताप, सेल्सियस में ताप। देखो भाई केल्विन में निकल के आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो 273 ये है, और जो सेल्सियस का दे रखा है डिग्री सेल्सियस, जो पहचान है इसकी डिग्री सेल्सियस वाली, तो ये 25 लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम, 25 मैंने लिख दिया। ओके, तो कितना हो गया 5 3 8 7 2 9 और कितना हो गया 298, कितना आ गया 298 केल्विन में आ गया भाई ताप ये, ठीक है। के लिखेंगे केल्विन के लिए, केल्विन में ताप कितना आ गया 298। इसी तरह से इसको कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखें, केल्विन में ताप बराबर 273, फार्मूला वही है, फार्मूले में चेंज थोड़ी कर रहे हैं हम। सेल्सियस में ताप, सेल्सियस में ताप, सही है। केल्विन में निकल कर आ जाएगा अपने आप, अगर केल्विन में दिया होता तो केल्विन में लिख देता मैं, केल्विन में ताप। भाई एक ही तो सूत्र दे है, अलग अलग सूत्र थोड़ी है, लेकिन आपको फार्मूला वही है, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग हो सकते हैं। तो अब की बार सेल्सियस की जगह मैं कितना लिख दूँगा, सेल्सियस की जगह 373 लिख दिया, और ये 3 और 3 6, 7 और 7 14, 4 2 6, 646 क्या आएगा केल्विन, याद रखेंगे। केल्विन में कितना आ गया ताप, अब ये 600 केल्विन में ताप कितना आ गया भाई 646 केल्विन आ गया, ठीक है। इस तरह से ये आंसर आपका हो जाता है। 1 और 2 दोनों आंसर आपके फिट हो गए। चलिए हम अगला सवाल कर लेते हैं अब। हाँ आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। प्रश्न 3 के 2 पार्ट हैं, एक ही है और एक ही है, ठीक है। दोनों के आंसर हमने एक ही और एक ही लिखा है। चलिए इसका पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं हम। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर ये समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। दूसरा, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो हम पहला प्रश्न देखें कि नेफ्थलीन को रखा रहने पर, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। आप ये देखें, इस प्रश्न को समझने से पहले हम बता रहे हैं आपको, जैसे बर्फ़ होता है तो बर्फ़ से हम सीधा गैस में, बर्फ़ को हम गर्म करेंगे तो सीधा ही गैस में चली जाती है बर्फ़, नहीं। पहले हम बर्फ़ जो है आसपास के वातावरण से वो गर्मी लेता है, तो फिर वो द्रव में बनता है, मतलब वो लिक्विड होता है, पानी बनता है उसका। भैया हम फ्रिज में से बर्फ़ लाए निकाल के, तो ऐसा तो है नहीं कि कढ़ाई में रखें और उसको सीधा सीधा गैस में बदल जाए, ऐसा तो है नहीं। तो बर्फ़ पहले क्या बनेगा, वो द्रव में जाएगा, पानी बनेगा, और पानी को जब हम गर्म करेंगे तब कहीं जा कर के वो किस में, वाष्प में या भाप में बदलेगा। सही बात है ना। अब हम कुछ पदार्थ ऐसे हैं व्यवहार में, देखते हैं हम कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि जिनको या तो हम गर्म करें तो सीधे ही गैस में बदल जाते हैं, सीधे गैस बन जाते हैं, भाप में चेंज हो जाते हैं। अरे वाह, ऐसे पदार्थ भी हैं, हाँ।
और या फिर हम उन्हें रखा रहने दें खाली, तो साधारण ताप पर भी वो उड़ते रहते हैं हर समय। ठोस की टिकिया रखी है, जैसे कपड़ों में नहीं रखते हम टिकिया, जो कपड़ों में बॉक्स में रखते हैं सूटकेस वगैरह में, हम वो उसको टिकिया को डाल देते हैं। वो एक तरह से जिसको आप क्या बोलते हो, ऐसी कपूर भी होता है, जब कपूर को हम जलाते हैं तो सीधे सीधे वो वाष्प में या धुएं में चेंज हो जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं। उसी तरह से कपूर वाली जो टिकिया होती है, आपने बाथरूम में भी देखी होगी, रखी हुई टिकिया होती है नेफ्थलीन की, ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसे अपने आप ये उड़ जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं ठोस को कुछ छोड़े बिना ही सीधे के सीधे गायब हो जाती है। भाई जैसे टिकिया की बात कर रहे हैं हम, कोई टिकिया होती है इस तरह से, कोई टिकिया है ये, ठीक है, और वो हम प्लेट में रख ली, तो सीधे कुछ समय के बाद वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, वो उड़ जाएगी। जब बिना गर्म किए, गर्म तो किया नहीं, और सीधे सीधे किस में, गैस में चलेगी। तो ऐसी क्रिया को हम सब्लिमेशन या फिर बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं, और ये पदार्थ कहलाते हैं ऊर्ध्वपातज। क्लियर समझ में आ गई होगी आपके। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो गर्म करने पर या साधारण ताप पर, या तो गर्म करें हम या साधारण ताप पर, भाई कपूर को गर्म करना पड़ेगा, तो वो कपूर करेंगे वो धुएं में बदल जाएगा, सीधे सीधे द्रव में तो नहीं आएगा वो, ठीक है नहीं, तो सीधे ही गैस में चले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन क्रिया। साधारण ताप पर ही बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में आ जाते हैं, सीधे गैसीय में बदल जाते हैं, तथा ठंडा करने पर पुनः ठोस में बदल जाते हैं। ये क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और ये जो पदार्थ होते हैं ना, जैसे मैंने कपूर का नाम लिया, आयोडीन है, नेफ्थलीन भी उसी में ही है, नेफ्थलीन भी ये काम करती है, ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातज। तो नेफ्थलीन भी ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, इसलिए इसके साथ ऐसा होता है कि नेफ्थलीन को रखा रहने दें, थोड़े दिन के वो सब उड़ जाएगी। कपूर पे रखे रहने दें, कपूर भी क्या होगा, उड़ के चला जाता है। डिब्बी में रखा है कपूर, कुछ समय के बाद सारा का सारा वो उड़ जाता है, वाष्प में चेंज हो जाता है। जबकि हम ना ताप दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, ठोस जो है सीधे ही गैस में चला जाता है, इसलिए वो क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। आइए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। भाई देखो, इत्र सेंट की बात करें, सेंट की शीशी खोलते ही क्या होगा, वो दूर तक चली जाती है। इसका मतलब है जैसे ही हम सेंट को खोलेंगे, शीशी ये खोलेंगे सेंट की, ये शीशी हम सेंट की खोलते हैं, तो क्या हुआ, वो सीधी की सीधी वायु में कण हैं, तो वायु कण के ऊपर ये चली जाती है, और वो विसरित होकर के, और हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए, तो हमें एकदम खुशबू उसकी आ जाती है। इत्र यहाँ है, खुशबू वहाँ पहुँच जाती है। कारण है कि वायु के जो कण हैं उनसे विसरित हो जाती है, उनमें घुल जाती है, और घुल कर जाती है वायु कण, तो हम सांस लेते हैं तो आराम से वो हमें खुशबू आ जाती है, उसकी गंध आ जाती है। समझ में आ गई होगी, पढ़ लेते हैं उसको। जब इत्र की मतलब सेंट की शीशी खोली जाती है, तो इत्र का वाष्पन हवा में बहुत तेज़ी से होता है, मतलब वो एकदम उसके कण जो है हवा में बहुत तेज़ी से घुलने लगते हैं, विसरित होने लगते हैं। आपने पढ़ा था विसरण कैसे कहते हैं, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में स्वयं घुल जाता है, उस क्रिया को हम विसरण कहते हैं। तो विसरित हो जाती है, हवा में तेज़ी से होता है, अर्थात इसके कण वायु में तेज़ी से विसरित हो जाते हैं, ठीक है, जिससे हमें इत्र की गंध दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, बहुत ही आसानी से पहुंच जाती है। ये दोनों ही आंसर आप कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखो भाई, ये जल है, ये चीनी है, और ये ऑक्सीजन है। अब आप जानते हैं बहुत पहले से ही कि जो जल के कण हैं वो कैसे होंगे भाई, जल के कण थोड़े से दूर होंगे। किससे दूर होंगे भाई, जल तो द्रव है, ये द्रव है, ठीक है, ये द्रव है, आपको चित्र बनाना नहीं है। और ठोस, भाई चीनी ठोस है, तो ठोस के कण कैसे होंगे, बहुत पास पास में होंगे। सही है, इतनी बात तो हम पहले से जानते हैं, क्यों भाई, सही है नहीं। ये कण कैसे होंगे, बहुत पास पास में होंगे। और ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो गैस के कण तो बहुत दूर दूर होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। अब देखो, जब ये कण दूर हैं तब इनके बीच में आकर्षण बल बहुत दूर हो, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। लेकिन ठोस है तो ठोस के कण बहुत पास पास में, इसलिए ये बंधे हुए हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, इनके बीच में बहुत अधिक होगा, अधिक होगा। अब देखो, लेकिन जल में, जल के कण थोड़े से कैसे हैं, पास पास में हैं। किससे, गैस से तो पास में ही है भाई, देखो गैस से, तो इनके बीच में जो आकर्षण बल होगा
वो किससे, गैस से तो अधिक होगा, लेकिन ठोस से कम होगा। गैस से कैसा होगा, अधिक, गैस से अधिक होगा। अब आपको क्रम से लिखना, अब आप क्रम समझ ही गए होंगे। तो इसका मतलब हवा है, ये तो हवा है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये ठोस है, ये गैस है, ये ठोस है, और ये द्रव है। तो आकर्षण बल सबसे कम किस में होगा, ऑक्सीजन में होगा। तो क्रम से लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा किस में होगा, द्रव में होगा। किसका, द्रव में। तो द्रव ये हो गया, द्रव का मतलब जल हो गया, ठीक है नहीं, ये जल में होगा। और सबसे ज़्यादा किस में होगा, फिर सबसे ज़्यादा किस में होगा, इसको चित्र को मैं हटा करके तभी मैं लिखूँगा आपको तो ज़्यादा सही है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके, कोई बात नहीं। इसको हम हटा के लिखते हैं, क्रम से लिखना है, तो क्रम आप समझ ही गए ना। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आंसर इसका, उत्तर में क्या लिखेंगे भाई, उत्तर में लिख रहे हैं सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम होगा, तो सबसे कम को हम सबसे पहले लिख रहे हैं। ऑक्सीजन में आकर्षण बल सबसे कम होगा, उसके आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित की, बढ़ते हुए, बढ़ते हुए मतलब बड़ा हुआ सबसे लास्ट में और सबसे कम सबसे शुरू में। तो सबसे कम होगा ऑक्सीजन में, उसके बाद होगा जल में, और सबसे अधिक किस में होगा आकर्षण बल, चीनी, चीनी का मतलब ये ठोस कण है, ठीक है। इस तरह से हम इसको रख सकते हैं, समझ में आ गया होगा आपके, क्यों भाई। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। देखो भाई, टेम्परेचर दे रखी है। जल, हम जानते हैं जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जल द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड में, और जल ठोस में ही पाया जाता है, मतलब सॉलिड में, और जल फिर उड़ता भी है, वाष्प बनता है, गैस अवस्था में बहुत आसानी से मिल जाता है हमें, ठीक है, भाप के रूप में मिलता है, नहीं मिलता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ टेम्परेचर दिए हैं, उन टेम्परेचर पर बताना है कि जल हमें कैसा दिखेगा, कैसा देखें। नंबर 1 है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हम टेम्परेचर है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप जानते हो ना कि 25 डिग्री सेल्सियस पर तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई जल पर। 25 डिग्री सेल्सियस जल की भौतिक अवस्था देखने में हमें कैसा लगेगा, वो द्रव ही होगा, लिक्विड होगा। जब बाल्टी रखी हुई है, पानी है, बोतल में पानी है, सब में ये लगभग टेम्परेचर जो होगा वो ओवल तो पाएगा नहीं पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उबलने के लिए उसे, ठीक, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपको और क्लियर करेगा, नंबर बी। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या स्थिति होगी। मैंने आंसर इसका है लिखा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था ठोस अर्थात बर्फ और द्रव दोनों हो सकती है। किस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्योंकि जल का यहाँ, क्योंकि शब्द छूट रहा है, मैं लिख देता हूँ, आप लिख लेना भाई। क्योंकि जल की, यहाँ लिखना, अच्छा, क्योंकि जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। देखो भाई, जैसे हम एक कटोरा ले गए, पानी भर के कहाँ ले गए, फ्रिज में ले गए। फ्रिज में ले गए तो फ्रिज, इस समय तो पानी का जो टेम्परेचर होगा वो 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 22 हो सकता है, और ले गए भैया फ्रिज में ले गए हम, क्योंकि फ्रिज ही हमारे पास टेम्परेचर डाउन करने के लिए एक मशीन है। तो उसका टेम्परेचर अब डाउन हो गया। इसके अंदर धीरे 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 10 से कितना हुआ, मान लो 15 टेम्परेचर, 15 से 5, 15 से 7 हुआ, 8 हुआ, फिर धीरे धीरे और कम हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, और एक, फिर 1, और वो आ गया हमारा 0 डिग्री। अब इसके अंदर रेशे पड़ने शुरू हो जाएंगे, मतलब कुछ इसके अंदर इस तरह से बनना शुरू हो जाएंगे बर्फ़ के रेशे। तो बर्फ़ बनना शुरू हो जाएगी, इसमें ठोस अवस्था, लेकिन सारा का सारा पानी जो है वो ठोस में अभी बदला नहीं है। इस समय टेम्परेचर तो दोनों चीज़ों को बराबर है, लेकिन ठोस बनना, तो यहाँ पर पानी भी, द्रव भी है, वो द्रव अवस्था में भी है पानी, और ये ठोस में ही बदल गया है। तो इसलिए यहाँ पर बर्फ़ का जो गलनांक है, मतलब बर्फ़ यदि हम गलती है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ़ गलना शुरू हो जाती है और वो पानी बन जाती है, और जमना भी 0 डिग्री सेल्सियस से ही शुरू करती है, ठीक है नहीं। तो दोनों ही चीज़ क्या हो गई, हिमांक, मतलब जमना और गलना दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस, इसलिए दोनों ही अवस्थाओं में पानी पाया जाता है। क्लियर, आपको समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चन। चलो हम अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसका ही ये वाला। 100 डिग्री सेल्सियस बताओ भाई। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होगी देखने में हमें, तो द्रव और गैस दोनों की हो सकती है। 100 डिग्री सेल्सियस, देखो भाई 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, किसका, किसी, ये हम भगोने की बात कर रहे हैं, इस समय भगोने में पानी है, ये भगोने में पानी है, ठीक है, और हमने
जला दिया, इसके नीचे क्या एक हमने आग जला दी, ठीक है। आग जलाती तो ऐसा तो है नहीं, वो पानी एकदम बाष्प में बदल जाएगा, तो धीरे धीरे टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा टेम्परेचर, और फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ये भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। तो इसका टेम्परेचर कितना है 100। तो हम देख रहे हैं यहाँ पानी तो सारा एकदम उड़ नहीं गया, पानी का टेम्परेचर और भाप का टेम्परेचर दोनों ही बराबर हैं, ठीक है। इस समय ये पानी उबल रहा है, खूब डट के उबल रहा है, और वो उड़ भी रहा है। तो ये तो पानी है, ये तो द्रव है भाई, और ये फिर क्या है, गैस है। तो दोनों ही रूप हैं इसकी, देखो ये गैस रूप में भी और यहाँ पानी रूप में। आज अपने घर करके देख सकते हैं इसमें क्या है, ठीक है। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका, वो बॉइल करता है 100 डिग्री से। क्योंकि जल का उबलना अर्थात भाप गैस में बदलना दोनों ही होते हैं, वो भाप में ही बदलता है और वो उबलता भी है 100 डिग्री सेल्सियस पर भी। कौन, जल। तो जल द्रव अवस्था में ही होता है और फिर वाष्प अवस्था में भी पाया जाता है, ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, पुष्टि हेतु कारण दीजिए। जल कमरे के ताप पर द्रव है। अरे भाई, जल कमरे के ताप पर, कमरे का टेम्परेचर आपको पता है कितना होता है? कमरे का टेम्परेचर लगभग होता है, जिसमें हम रह रहे हैं 20, 25, 26, 27, 28, 29 इतना हो सकता है। भाई बाहर बहुत गर्मी लगती तो कहते हैं चलो भाई कमरे में चलो, तो कमरे में तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि टेम्परेचर बाहर की अपेक्षा गर्मियों में कमरे का टेम्परेचर कम होता है। तो वहाँ ये कहना चाहता है कि जल कमरे के ताप पर द्रव है तो क्यों है, ये कहना चाहता है। द्रव, तो भाई द्रव के लिए क्या चाहिए, जमने के लिए, बर्फ़ को बनाने के लिए जल जो है बर्फ़ में बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस जाकर बनेगा, और उबलेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस जाकर उबलेगा। तो कमरे का टेम्परेचर तो नहीं है भाई उसके पास, तो कमरे के पास तो टेम्परेचर नहीं है कि वो बर्फ़ बना दे जल को और वो भाप बना दे। तो कमरा तो आप जानते हो, बाल्टी में पानी रखा है भाई, बाल्टी में पानी रखा है, जग में पानी रखा है, या आपकी बोतल में पानी रखा है, तो बर्फ़ थोड़ी पी रहे हैं हम, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। और बहुत गर्म भी पानी नहीं पी रहे हैं कि एकदम भाप वाला पानी पी रहे हैं, गैस वाला पानी पी रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, समझ गए ना। तो वहाँ पर कमरे का टेम्परेचर बहुत कम है, वो जमने के लिए नहीं है और ना ही वाष्प में बदलने के लिए है। तो आइए इसकी पुष्टि करते हैं हम। तो कैसे करते हैं, सामान्यतः कमरे का ताप लगभग 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 कुछ भी हो सकता है, लिखा है मैंने 24, 25, 26 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 0 नहीं है। ऐसे में जल द्रव अवस्था में रहता है, जल जो है द्रव अवस्था में ही रहेगा, चाहे वो 15 हो जाए, चाहे 16 हो जाए, चाहे 17 हो जाए, चाहे 18 हो जाए, या 19 हो जाए, 20 हो जाए, 26, 27, 30 तक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, 30 हो जाए, 45 हो जाए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो द्रव अवस्था में ही रहेगा। आगे आता है दूसरा, क्योंकि जल को ठोस बनाने में, बदलने में के लिए 0 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए। एक बात, ठोस में जब तो जाएगा वो, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। कमरे के पास ये वाला नहीं है टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस कमरे के पास नहीं है, क्योंकि 0 के लिए हमें फ्रिज में जाना पड़ेगा, कमरे के पास तो नहीं है। दूसरा है, वाष्प में बदलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए, और भाई इतना टेम्परेचर भी नहीं है कमरे के पास कि वो भाप में पानी को बदल दे, मतलब आग जला दे, तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है नहीं। तो ये दोनों चीज़ें उसके पास नहीं है, कमरे के पास ना तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है और ना तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान, उसके पास तापमान मात्र 15 से लेकर के 30 के बीच में ही होगा, ओके। आगे देखेंगे नंबर बी, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस क्यों? अरे भाई ठोस नहीं होगी तो क्या होगी, गैस तो हो नहीं सकती और द्रव हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, क्योंकि लोहे का जो गलनांक है द्रव में बदलने के लिए ताप, जो द्रव में बदल सकता है, गलनांक मतलब जो ठोस है वो द्रव में कब बदलता है, बहुत अधिक टेम्परेचर चाहिए। और लोहे की बात हो रही है, लोहा तो 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा करके वो गलना शुरू होगा, ठीक है, द्रव अवस्था में आएगा 1500 से ऊपर जा करके। तथा लोहे का क्वथनांक मतलब उबलना, वाष्प में बदलना, वाष्प में बदलने के लिए ताप बहुत उच्च होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो चाहिए, तब कहीं लोहा वाष्प में बदलेगा, ये संभव नहीं है। कमरे के पास कहाँ रखा है ऐसा कुछ,
ना कमरे के पास वो अलमारी को, लोहे को हम द्रव में बदल सकता है, ना ही वो वाष्प में बदल सकता है, ठीक है, इसलिए वो ठोस है। सीधी सी बात है। आगे है, अतः अलमारी की वह अवस्था नहीं बदलती, ये ठोस ही रहती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी ताप पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बर्फ़ को ठंडा करें 273 केल्विन पर, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन पर 273, दोनों ताप एक ही हैं, वही ध्यान रखें। या तो हम कहें 273 या 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों ताप एक ही हैं। हम कहते हैं कि उस पर बर्फ़ को ले जा रहे हैं जमाने के लिए और वहीं जल देखें तो हमें शीतलता किस में ज़्यादा फील होगी, कहने का अर्थ ये है। समझ में आ गई? तो यहाँ पर आप जानते हैं कि भाई बर्फ़ को तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है गलने के लिए, लेकिन जल तो जल है भाई, उसको ऊष्मा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर जल, 0 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा स्पष्ट करके लिख लें, सेल्सियस पर जल की अपेक्षा बर्फ़ की संघनन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा शीतल लगता है बर्फ़ जो है ज़्यादा ठंडा लगेगा। इसमें प्रश्न यही है कि जल ज़्यादा ठंडा लगेगा या फिर हमें बर्फ़ ज़्यादा ठंडा लगेगा। तो हमें बर्फ़ ज़्यादा ठंडा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो गलने के लिए आसपास से ऊष्मा ले लेता है, और जहाँ से वहाँ ऊष्मा लेता है, जैसे मान लिया हमने हाथ पर रखा बर्फ़, तो हमें बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है जल की अपेक्षा। टेम्परेचर उसका भी 0 है, उसका भी 0 है। जैसे फ्रीजर में से हम लाएँ, निकाल के पानी लाएँ और बर्फ़ लाएँ, तो बर्फ़ जो है ज़्यादा ठंडा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बर्फ़ को गलने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो वो हमारी हथेली से चुराता है, तो हथेली में ऊष्मा की कमी हो जाती है, इसलिए हमें बर्फ़ जो है ठंडा लगता है। या आइसक्रीम खाते समय अगर हम उसी टेम्परेचर का पानी पिएँ और उसी टेम्परेचर को हमने जो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ है उसको आइसक्रीम खाएं, तो आइसक्रीम हमारे जो दांतों से ऊष्मा चुराती है, लेती है गलने के लिए, तो वहाँ ऊष्मा की कमी हो जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा शीतलता फील होती है। उसी बात को यहाँ देख रहे हैं। गुप्त ऊष्मा अधिक होती है किसकी? बर्फ़ के संगलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है नहीं, अर्थात बर्फ़ के संपर्क में आने वाले पदार्थों को अधिक प्रभावशाली ढंग से शीतल करता है। मतलब जितने भी बर्फ़ के साथ साथ जितनी भी चीज़ें आती हैं वहाँ से ऊष्मा लेता है, तो वहाँ ऊष्मा की कमी होती है और बहुत ज़्यादा हमें शीतलता फील होती है, क्योंकि बर्फ़ आसपास से गलने के लिए ऊष्मा ले लेता है और जल से अधिक बर्फ़ ठंडा लगता है। बर्फ़ जो है ज़्यादा ठंडा लगता है। आपको समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि आसपास से ऊष्मा जब लेगा, मैंने हथेली का प्रयोग आपको बताई था, जैसे हथेली पर हम बर्फ़ रखते हैं तो भाई बर्फ़ कहाँ से लेगा गलने के लिए ऊष्मा? जल्दी से हमारी हथेली गर्म रहती है, तो वहीं से ऊष्मा एकदम चुरा लेता, ले लेता, तो हमें जल्दी फील होगा ना, हमें ठंडा बहुत ज़्यादा जल्दी फील होगा बजाय पानी के। ओके, चलो अगला देख लेते हैं सवाल। प्रश्न नंबर 8वां है, उबलते हुए जल अथवा भाप से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? कहने का अर्थ इसमें यही है कि उबलता हुआ जल हो, उसमें उंगली डालें हम और वहीं भाप निकल रही हो, तो हमें भाप से ज़्यादा तीव्रता, मतलब भाप ज़्यादा कष्टकारी करेगी हमें, जलन हमारे हाथ में ज़्यादा जलाएगी हमें, बजाय उंगली जो है हम गर्म पानी में डाल देते हैं, उबले हुए पानी में उंगली डालें, इस तरह से उबलता होगा पानी और हम इसमें उंगली डालें और एक भाप निकल रही हो सामने से, तो यहाँ जो है ज़्यादा तीव्रता लगेगी, ज़्यादा कष्टकारी होगा जलना, बजाय हम उंगली पानी में डालेंगे। क्यों? क्योंकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है जल की अपेक्षा। वही चीज़ है, उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलने की तीव्रता अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि वाष्पन अर्थात भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, अर्थात वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 539 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, जबकि जल की तो बहुत ही कम होती है, ठीक है नहीं। इसलिए वो ऊष्मा जो होती है गति प्रदान करती है और हमें ज़्यादा कष्टकारी लगती है, ठीक है। इस तरह से अणु हमारे हाथ से भी टकराते हैं, किसके? गैस के, तो और ज़्यादा उसकी तीव्रता लगती है, तो हमें भाप से जलना ज़्यादा कष्टकारी लगता है, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है जल की अपेक्षा। ओके, अब अगला नंबर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9,
निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। जो ए का आंसर क्या आएगा, अगर वो ठोस से द्रव में जा रही है कोई वस्तु। अब यहाँ जल की बात ही चलें, जल को लेकर के चलेंगे आप तो ज़्यादा सही है। ठीक है, देखो ठोस है, कोई ठोस द्रव में जा रहा है तो ये तीर बता रहा है उसको, तो ए का आंसर क्या होगा, मतलब ये अवस्था क्या कहलाएगी। अगर द्रव से गैस में जाएगी कोई चीज़, द्रव से गैस में, तो बी आंसर क्या आएगा इसका। तो द्रव से हम जानते हैं गैस में क्या चीज़ जाती है। ठीक है, इसी तरह से इसको बताएंगे गैस से द्रव में आएंगे तो सी। तो भाई कोई ठोस से द्रव में कोई चीज़ जाती है, ठोस से द्रव मतलब ठोस से द्रव बनेगा, मतलब बर्फ़ से बर्फ़ गलेगा, तो बर्फ़ गलेगा तो कहलाता है ये संगलन, ये कहलाएगा। ए का आंसर हो जाएगा संगलन। ऐसी बी क्या हो जाएगा, द्रव से गैस, द्रव से मतलब जलाएंगे तो भाप बन जाएगी, वो कहलाएगा वाष्पन। ठीक है, तो बी का आंसर वाष्पन हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? ये तीर जो बता रहा है यहाँ द्रव से गैस में, मतलब पानी से हम गैस में भाप में बदलेंगे तो वो कहलाएगा आपका वाष्पन। ओके, इसी तरह से गैस से कहाँ आ गए, द्रव में। भाई जैसे मैंने एक आपको बताया था कुकर का होता, कुकर में पानी गर्म करें, उसको ठंडा करें, तो क्या जो भाप थी वो किस में बदल जाएगी, द्रव में बदल जाएगी, पानी में बदल जाएगी, मतलब लिक्विड हो जाएगी, तो वो कहलाएगी संघनन या कंडेंसेशन, उसको कहा गया संघनन कहलाएगी। ठीक है, और द्रव से किस में, बर्फ़ बन जाए, ठोस बन जाए, तो द्रव पानी को ले जाएंगे फ्रीजर में तो ठोस बन जाएगा, तो ये कहलाएगा जमना। मतलब जो तीर लगा हुआ है द्रव से, मतलब पानी से बर्फ़ बन गया, तो पानी से बर्फ़, जो डी का आंसर क्या आएगा फिर, जमना या हेमीकरण भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब हिमीकरण या इसको जमना या हिमीकरण भी कह सकते हैं उसको। ये फिर उसके बाद देखेंगे ठोस से किस में चला गया, गैस में। ठोस से कोई चीज़ गैस में जाती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल ले, देखो कपूर को जलाएंगे तो सीधे गैस में बदल जाएगा, नेफ्थलीन को सीधे गैस में जाती है, आयोडीन सीधे गैस में जाती है जलाने पर, तो वो क्रिया कहलाएगी ऊर्ध्वपातन। और गैस से कोई चीज़ ठोस में आती है तो उसको हम ऊर्ध्वपातन कहेंगे या फिर कहेंगे निक्षेपण। आगे यहाँ आपको सब दिखाई दे रहे हैं, ये ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी होगी इधर के लिए, ऐसे करके ये ऊष्मा में वृद्धि या दाब में कमी आप देख सकते हैं, वहाँ ये वाला दिया है। और फिर यहाँ दिया है ये इस तरह से इधर की तरफ आ रही है, ऊष्मा में, ये ऊष्मा में कमी, इधर की तरफ ऊष्मा में कमी हो रही है। ठीक है, और या फिर दाब में वृद्धि हो रही है, दाब बढ़ा रहे हैं और ऊष्मा में कमी कर रहे हैं, इस टाइप से यहाँ से इधर को। ठीक है, और ऊष्मा में वृद्धि कर रहे हैं, मतलब ये लाइन जा रही है इधर की तरफ, जो तीर जा रहे हैं इस तरह से, तीर से हम समझ सकते हैं कि वो ठोस से गैस में जमी गई होगी, ऊष्मा में वृद्धि की होगी, मतलब जलाया गया हुआ, और दाब में कमी की गई होगी। ऐसी गैस से किस में आए होंगे, ठोस में, जब ऊष्मा में कमी करी गई होगी या फिर दाब में वृद्धि की गई होगी, दोनों बातें इसमें की गई हैं। तो एफ का आंसर, ए का आंसर, ए का बी का आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, ए बी सी और डी ई और एफ। मैं यहाँ इसका आंसर लिख देता हूँ, आपको सभी कुछ पता चल ही गया है। देखो यहाँ ठोस से द्रव में कोई चीज़ कब जाती है, जब वो गलती है, अर्थात ये कहलाएगा आपका संगलन, ये क्रिया कहलाएगी आपकी संगलन की क्रिया। ओके, अब देखो बी नंबर पे देखें, द्रव से गैस में कब जाती है, कोई चीज़ गर्म करते हैं, अर्थात वाष्पन है, वाष्पीकरण होता है ना, तो इसकी कहलाती है वाष्पन। समझ में आ गया आपके। फिर सी नंबर क्या है, गैस से द्रव में आ गया, मतलब कंडेंसेशन अर्थात संघनन, भाप जो है ठंडा करते हैं, तो भाप को ठंडा करते हैं, मतलब ऊष्मा में कमी की जा रही है, जब इधर जा रहे हैं तो ऊष्मा में कमी की जा रही है और दाब में वृद्धि की जा रही है। गैस से द्रव में आ गया तो ठंडा करने पर अर्थात ऊष्मा में कमी की गई होगी, तो वहाँ क्या कहलाएंगे, ये संघनन, संघनन। ठीक है नहीं, इसको संघनन कहते हैं हम, या कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। डी नंबर देख लो भाई, डी का क्या है, द्रव से कोई चीज़ ठोस में कब आती है, जब उसके टेम्परेचर को डाउन किया जाता है, अर्थात ऊष्मा में कमी की जाती है। ये कैमरा आपको डिटेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से ये चित्र मैंने बनाए हैं और उसमें से ये देख सकते हैं। द्रव से कोई चीज़ ठोस में कब आ रही होगी, जब फ्रीजर में ले गए होंगे, अर्थात उसका टेम्परेचर कम किया गया होगा, और वो कहलाएगी कौन सी क्रिया, ये जमना। मतलब पानी कब जमा होगा, जब फ्रीजर में ले, तो ये जमना या हिमीकरण कह सकते हैं इसको, या तो हम कहेंगे इसको जमना
या कह सकते हैं हम हिमीकरण, हिमीकरण, ठीक है, ये हिमीकरण कह सकते हैं। ई नंबर देख लो भाई, क्या है ई नंबर? देखो, ठोस से कोई चीज़ गैस कब बनती है, मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं, तो ये ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। जैसे नेफ्थलीन है, ये आयोडीन है, ये आपका कपूर है, तो ये पदार्थ हैं ऊर्ध्वपातज, और ये क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। तो ई नंबर पर क्या लिखेंगे आंसर हम? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। और फिर गैस से सीधे ठोस में आ गई कोई चीज़, ऊष्मा में कमी तथा दाब में वृद्धि, दबाया जा गया होगा और ऊष्मा बिल्कुल कम की गई होगी, तो वो एफ नंबर, अर्थात गैस से सीधे ठोस में, ये भी ऊर्ध्वपातन, या फिर इसको हम कहेंगे निक्षेपण। इसको भी कह सकते हैं हम ऊर्ध्वपातन या निक्षेपण कह सकते हैं, ठीक है, निक्षेपण कहलाती है। अच्छा, इसका एफ नंबर को मैं यहाँ लिख दूँ, आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, कैमरा बता रहा है नहीं? ऊर्ध्वपातन या निक्षेपण लिखा है मैंने ये। अच्छा, इस तरह से आपके सारे के सारे सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। मैं समझता हूँ कोई चीज़ नहीं रह गई होगी। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने साथियों को भी वितरित करें, स्वयं करें और वितरित करें, अपने साथियों से भी कहें कि भाई वीडियो बहुत सही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।